SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के यूनिट 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा वीडियो का 9वां पार्ट है। इसका जो भी पार्ट है उसका वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लेलिस्ट बना करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कुछ कारणों से वीडियो आने में देरी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी स्थल पर उपलब्ध किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु को तभी संसाधन कहा जाएगा जब वह मनुष्यों के किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सके। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि हैगेट, जिमरमैन, PR त्रिपाठी, KN सुदर्शन। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो जिमरमैन का है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिमरमैन। अगला प्रश्न है, किसने जनसंख्या शिक्षा के शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की समस्या बताई है? और ऑप्शन दिया है कि TS मेहता और चंद्रमा ने, पारख ने, PR त्रिपाठी ने, रसेल ने। तो दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा के शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जो समस्या बताई है वो TS मेहता और चंद्रमा ने बताई है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले प्रभाव नहीं है। दोस्तों, यहाँ पूछा है प्रभाव नहीं है, और ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हो गई है, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधन का अनुपात बराबर हुआ है, और चौथा है कि जैव विविधता नष्ट हो गया है। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारा प्रभाव नहीं है वो है कि प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात बराबर हुआ है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है इसके भी अनुपात में कमी आ गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चूँकि पूछा है यहाँ पर कि नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि हैगेट, PR त्रिपाठी, KN सुदर्शन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह जो कथन है कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, यह कथन हैगेट का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैगेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो रहा है? और ऑप्शन दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण से, प्राकृतिक आपदा से, जलवायु परिवर्तन से और उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है वो पर्यावरण प्रदूषण से भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जो पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, जिससे हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रभावित हो रहा है, और प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए संसाधन भी कम उपलब्ध हो पाते हैं। इससे हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें कमी आ रही है, और जलवायु परिवर्तन से भी दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रभावित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ऑप्शन दिया हुआ है कि उचित पोषण का अभाव, कुपोषण, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की उचित पोषण का अभाव, तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण व्यक्ति को उचित पोषण नहीं मिलता है। उचित पोषण में भोजन की मात्रा उसमें विद्यमान विविध तत्व इस प्रकार होते हैं कि शरीर के समस्त आवश्यकताओं और क्रियाकलापों के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के कारण अधिकतर लोग को उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, तो ये भी हमारा सही है। और दूसरा दिया है कुपोषण। दोस्तों, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण व्यक्ति को उचित पोषण न मिलने से उसको कुपोषण हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में असंतुलित भोजन और अपर्याप्त भोजन उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, जिससे कुपोषण और अधिक फैल रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो दोस्तों, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और प्रदूषण भी दोस्तों फैल रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है
कि बाह्य वातावरण अधिकांश प्रदूषित हो रहा है, नए नए कारखाने बन रहे हैं, नए नए कंपनियां खुल रही हैं, तो इससे हमारा प्रदूषण फैल रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऑप्शन दिया है, कथन दिया है कि जनसंख्या और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। दूसरा कथन दिया है कि जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर प्रभाव कम हुआ है। और इसमें जो दिया हुआ है कथन कि पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, दोनों सत्य है और दोनों सत्य है। तो दोस्तों जो पहला कथन है कि जनसंख्या और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है, दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो जनसंख्या है और पर्यावरण है एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है। और जो दूसरा दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर प्रभाव कम हुआ है, दोस्तों पर्यावरण पर प्रभाव कम नहीं अधिक हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर निम्न में से कौन सा संकट उत्पन्न हो रहा है। और ऑप्शन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण जो पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हो रहा है वो ग्रीन हाउस प्रभाव भी है, अम्लीय वर्षा भी है और ओजोन क्षरण भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो रहा है कि हमारे जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ रहा है। अम्लीय वर्षा से भी दोस्तों जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड घुले होते हैं, तो जब बरसात होती है तो उसमें एसिड बन जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, तो जिससे स्किन के भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो संगमरमर हैं चाहे अच्छे इमारत है उसको भी प्रभाव डाल रहे हैं। और ओजोन क्षरण, दोस्तों ओजोन की कमी, ओजोन का जो लेयर है वो कम होता जा रहा है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, उससे भी स्किन कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस तरह से हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारा पर्यावरण है वो संकट में आ रहा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को पर्यावरण कितने प्रकार से प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन दिया है कि 3, 4, 2, 5। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 प्रकार से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण निम्न में से किससे प्रभावित हो रही है। और ऑप्शन है कि उद्योगों की बढ़ती संख्या से, वाहनों का बढ़ता प्रयोग से, वनों की अत्यधिक हानि से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारा पर्यावरण है वो उद्योगों की बढ़ती संख्या से भी प्रभावित है, वाहनों का बढ़ता प्रयोग से, जैसे वाहन बढ़ रहा है, वाहनों का प्रयोग बढ़ रहा है तो इससे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, CO2 इत्यादि गैसें बढ़ रही हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और वनों की अत्यधिक हानि से, दोस्तों अगर वन कट जाएंगे तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जाएगी, तो इससे भी हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, वर्तमान और भविष्य में मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रदूषण नियंत्रण, जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग, जनसंख्या नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा वर्तमान और भविष्य में मानव पीढ़ियों को स्वस्थ और पर्यावरण जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे आवश्यक कार्य है वो है जनसंख्या नियंत्रण। दोस्तों अगर हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो इससे हमारा प्रदूषण भी कम हो जाएगा, प्रदूषण कम होगा, हम जीवाश्म ईंधन का भी कम प्रयोग करेंगे। अगर जनसंख्या कम रहेगा तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी हम कम ही करेंगे। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनसंख्या नियंत्रण। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऑप्शन दिया है कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, दूसरा है कि जीवन स्तर में कमी, और तीसरा है पूंजी निर्माण में कमी, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम हो जाती है और जीवन स्तर में भी कमी हो रही है, पूंजी निर्माण में भी कमी हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या बढ़ रही है, दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास प्रभावित हो रहे हैं, तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पादक उपभोक्ता में वृद्धि हुई है, और चौथा है कि जनसंख्या वृद्धि से पूंजी निर्माण कम हो रहा है। दोस्तों बात करें अगर सही उत्तर की तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या बढ़ रही है। दोस्तों ये तो कथन बिल्कुल सत्य है।
दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है हमारा आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। और तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पादक उपभोक्ता में वृद्धि हुई है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पादक उपभोक्ता है उसमें कमी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 45% जो जनसंख्या है वो 15 साल से कम उम्र की जनसंख्या है जो कि उत्पादन नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि से उत्पादक उपभोक्ता में वृद्धि नहीं कमी हुई है। और चौथा है कि जनसंख्या वृद्धि से पूंजी निर्माण कम हो रहा है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि जनसंख्या वृद्धि से पूंजी निर्माण कम हुआ है। तो हमारा जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि से उत्पादक उपभोक्ता में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, यदि समान जनसंख्या के व्यक्ति के संबंध में नए सदस्य जो जोड़ने की दर बढ़ जाती है तो प्राप्त ग्राफ में है। और ऑप्शन दिया है कि अस्वीकृत विकास, घातीय वृद्धि, शून्य विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अस्वीकृत विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों में जीवन स्तर को उच्च तथा समृद्ध बनाने की दृष्टि उचित दृष्टिकोण, प्रवृत्तियाँ, आदतों, मूल्यों तथा सक्षम को विकसित करने में मदद करेगा। और कौन मदद करेगा? ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या शिक्षाशाला, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। दोस्तों बच्चों के जीवन स्तर को उच्च और समृद्ध बनाने, उचित दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियाँ, आदतों, मूल्यों तथा सक्षम बनाने में जो मदद करेगा वो सबसे अधिक हमारा जनसंख्या शिक्षाशाला मदद करेगा। यानी कि हर जगह हमें जनसंख्या शिक्षाशाला को स्थापित करना होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता, महत्व और अन्य कार्यक्रमों संबंधी जानकारी किसको देना चाहिए, किसको देना आवश्यक है? और ऑप्शन दिया है कि बच्चों को, युवा वर्ग को, विवाहित को और बच्चों और युवा को। तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रित करने की आवश्यकता, महत्व और अन्य कार्यक्रम संबंधी जो जानकारियाँ है जैसे परिवार नियोजन इत्यादि हो गया, जनसंख्या वृद्धि पर हमारे जो दैनिक जीवन है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जो जानकारी है वो सबसे अधिक है युवाओं और बच्चों को देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों और युवाओं को। अगला प्रश्न है, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप शैक्षिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि सामाजिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बल देना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए और शिक्षक प्रशिक्षक केंद्रों की स्थापना होना चाहिए। तो दोस्तों देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप शैक्षिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो हमारा सभी होना चाहिए। यानी कि अगर इसका हम बात करें सही उत्तर की तो एक और ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, आल। अगला प्रश्न है, यानी कि हमारे सारे उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है कि बैंकॉक में आयोजित कॉन्फ्रेंस में जनसंख्या शिक्षा में शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के उचित प्रशिक्षण पर बल दिया गया था। यह कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुआ था? और ऑप्शन दिया है कि 1975, 70, 1980, 2003। तो दोस्तों यह जो कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1970 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1970। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को किस स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर से, किसी भी स्तर से। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षा को हमें एक पाठ के रूप में, यानी कि एक विषय में, किसी भी विषय में एक छोटे से ज्ञान के रूप में हमको प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर जाते जाते एक नया उसका पुस्तक ही बना देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जनसंख्या शिक्षा शिक्षक हेतु वांछित अभिवृत्ति नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि गुणवत्ता मात्रा से उत्तम है, लिंग समानता, उत्पादकता से महत्वपूर्ण है और जीवन को नियोजित करना। तो दोस्तों जो दिया हुआ प्रश्न कि जनसंख्या शिक्षा शिक्षक हेतु वांछित अभिवृत्ति नहीं है वो हो जाएगा उत्पादकता से महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे किस वर्ग में आते हैं? और ऑप्शन दिया है कि उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक,
प्रथम क्रम उपभोक्ता। तो दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्पादक। अगला प्रश्न है वातावरण में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, और दिया है कि 78%, 21%, 1%, 54%। तो दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधित की गई कि देश में कुल क्षेत्रफल में वनों का भाग होना चाहिए, और ऑप्शन दिया है मतलब कि देश में अगर भारत में बात करें तो जो भूमि है उस भूमि का कितना % वन होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। और ऑप्शन दिया है कि 23%, 33%, 30% और 50%। तो दोस्तों देश में जो कुल भूभाग है उस भूभाग का 33% वन होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं, और ऑप्शन दिया है कि कूलर, बादल गरजना, परिवहन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं, अगर हम बात करें तो कूलर भी हमारा ध्वनि प्रदूषण करता है, बादल गरजता है तो भी ध्वनि प्रदूषण होता है, और परिवहन से भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत है वो जाएगा बादल गरजना। अगला प्रश्न है मृदा मात्र शैलों, पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है, यह कथन किसका है, और ऑप्शन दिया है कि डोक्यासेव, एबी सक्सेना, यूनेस्को और रेटर। तो दोस्तों यह जो कथन है वो डोक्यासेव का कथन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डोक्यासेव। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण के कारण है, और ऑप्शन दिया है कि घरेलू अपशिष्ट, वनोन्मूलन, औद्योगिक अपशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मृदा प्रदूषण के जो कारण है वो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि घरेलू अपशिष्ट भी अगर हम फेंक रहे हैं तो उससे भी मृदा हमारा प्रदूषित हो रही है, और वनोन्मूलन यानी कि पेड़ पौधे काट रहे हैं तो उससे भी हमारा मृदा प्रदूषण हो रहा है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे अरहर इसमें सबसे बढ़िया है। और औद्योगिक अपशिष्ट जो कल कारखाने से जो हमारा निकल रहा है इससे भी हमारा मृदा प्रदूषित हो रहा है। इससे के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ वैज्ञानिक परीक्षण हैं, वैज्ञानिक परीक्षणों से भी हमारा मृदा प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है विश्वतापन से पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव क्या हैं, और ऑप्शन दिया है कि ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो विश्वतापन होता है यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इससे टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा पूरे विश्व का तो ग्लेशियर पिघलता है, और ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा, और इसके अलावा क्या होता है कि जो वर्षा का प्रतिरूप है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ता है, और ऑप्शन दिया है कि जलवायु परिवर्तन होता है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के में अगर वृद्धि होगा तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, और इससे वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और जब गैस की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो वनस्पतियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से पर्यावरण संरक्षण के सामाजिक पहलू हैं, और ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक प्रगति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में जो सामाजिक पहलू है वो जनसंख्या दर में कमी, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक प्रगति और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और ऑप्शन दिया है कि वायु प्रदूषण से, उद्योगों से जनहानि, भूमिगत जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। जैसे नए नए फैक्ट्री बैठे थे तो उससे हमारा वायु प्रदूषण भी हुआ, उसके जो वेस्ट मटेरियल ज़मीन पर हम फेंक देते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण भी हुआ, और कुछ इसके जो खराब पानी है नदियों नालों में बहा देते हैं तो उससे हमारा जल भी प्रदूषित हुआ। उद्योगों से कुछ जनहानि भी हुई, कहीं कहीं जहाँ पे लोग रहते थे उनको हटा करके कंपनियाँ बैठी, फैक्ट्रियाँ बैठी, तो उनके लिए जनहानि हुआ, और भूमिगत जल प्रदूषण हुआ। दोस्तों जो हम नाली में
जल को, खराब जल को बहा रहे हैं तो धीरे धीरे वो नीचे जाता है तो इससे जो हमारे पीने का पानी है वो भी प्रदूषित हुआ है। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि पानी पीने के लिए हमको आरओ का पानी ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुल कितने लक्ष्य रखे गए हैं? और ऑप्शन दिया है कि 16, 15, 17, 18। तो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं या फिर टिकाऊ विकास लक्ष्य हैं वो कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17। दोस्तों ये जितने भी लक्ष्य रखे गए हैं वो 2030 तक हमको प्राप्त करना है। अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य में सबसे आगे राज्य कौन है तो भारत का वो केरल राज्य है जो सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है? और ऑप्शन दिया है कि योजना विधि से, शैक्षिक पर्यटन विधि से, पर्यवेक्षण विधि से, संचार माध्यम से। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता का जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वो शैक्षिक पर्यटन से होता है। यानी कि इसमें बच्चे किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि अगर हमारा जो नदी प्रदूषित हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो लोग प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं। फिर से मृदा प्रदूषित हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हरे पेड़ पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, क्या होता है, ये हर चीज़ को बच्चे घूम करके प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो इससे बच्चों के दिमाग में जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी चीज़ देखते हैं वो लंबे समय तक लगभग आजीवन बना रहता है। तो जो सबसे अच्छा विधि है वो शैक्षिक पर्यटन विधि है पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अवनमन का परिणाम क्या है? अवनमन मतलब डिग्रेडेशन, यानी कि जो पर्यावरण हानि हो रही है उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? तो ऑप्शन दिया है कि अस्वस्थता बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पर्यावरण के अवनमन का परिणाम है वो उपरोक्त सभी हैं। यानी कि जैसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो बीमारियां, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, और प्राकृतिक देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये सारे हमारा पर्यावरण के अवनमन का ही परिणाम है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? और ऑप्शन दिया है कि 1974, 1975, 1972, 1985। तो दोस्तों स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन 1972 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1972। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालय के बाहर किए जाने वाले कार्य हैं। और ऑप्शन दिया है कि दोस्तों इसको ज़रूर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखिएगा कि विद्यालय के बाहर कौन से कार्य किए जाने लगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसको बनाए हैं हम। और ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष प्रमुख दिवसों को मनाना। दूसरा है कि पर्यावरण शिक्षा और असंतुलन संबंधी समस्याओं पर शोध करना। छात्रों को पर्यटन और पर्यावरण संबंधी विधियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। और चौथा है कि सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करना। तो दोस्तों जो विद्यालय के बाहर किए जाने वाले कार्य हैं वो प्रतिवर्ष प्रमुख दिवसों को मनाना। दोस्तों जो प्रमुख दिवस हैं जैसे पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, ये सब हम विद्यालय के अंदर ही मनाते हैं। और दूसरा है कि पर्यावरण शिक्षा और असंतुलन संबंधी समस्याओं पर शोध करना। तो दोस्तों शोध करना होगा तो विद्यालय के बाहर थोड़ी शोध करेंगे, तो अंदर ही शोध करेंगे हम, किसी विद्यालय, किसी शिक्षण संस्थान में ही शोध करेंगे। और तीसरा है कि छात्रों को पर्यटन और पर्यावरण संबंधी विधियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। तो दोस्तों छात्रों को पर्यटन कराने के लिए या फिर पर्यावरण संबंधी जो विधियाँ हैं उसको प्रत्यक्ष दिखाने के लिए हमको विद्यालय से बाहर ले जाना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को पर्यटन एवं पर्यावरण संबंधी विधियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। और सेमिनार का भी आयोजन हम विद्यालय में ही करते हैं। तो चूँकि पूछा है कि विद्यालय के बाहर किए जाने वाला कार्य, तो इस ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड नहीं होता है? दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि संख्या का पिरामिड, पोषण का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा संख्या का भी पिरामिड होता है, जैवभार का भी पिरामिड होता है और ऊर्जा का भी पिरामिड होता है, लेकिन पोषण का पिरामिड नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोषण का पिरामिड। अगला प्रश्न है,
चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन बात करें तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था, चमोली जिला से। ये बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन हुआ, इसमें कई लोगों की जान भी गई थी। और ये जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ये हमारा 1973 में शुरू हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे कई जगह कंपटीशन में एग्जाम पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? और ऑप्शन दिया है कि सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, नाना पाटेकर, गीता देवी। तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो मेधा पाटेकर द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेधा पाटेकर। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये जो चिपको आंदोलन है उसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? और ऑप्शन दिया है कि केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान। तो दोस्तों, एपिको आंदोलन भी वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था और ये हमारा कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखें। और ऑप्शन दिया है कि आगरा में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, नैनीताल में है। तो दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद। दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।